अकेडमी, आई एम सोनिया, योर साइंस ट्यूटर। तो आज हम दोबारा से लेके आ गए हैं आपके लिए अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़, जहाँ पर मैं आपको करवाती हूँ प्रीवियस ईयर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्लस हम ये भी बात करते हैं कि हाँ भाई क्या वो क्वेश्चंस और भी तरीके से मॉडिफाइड वर्जन में आ सकते हैं, अगर आ सकते हैं तो किस टाइप से वो क्वेश्चंस आपके लिए आएंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए बातचीत में करते हैं स्टार्ट हमारा सीरीज़। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज राइट द नेम एंड द फॉर्मूला ऑफ द सेकंड मेंबर ऑफ द कार्बन कंपाउंड हैविंग द फंक्शनल ग्रुप OH। हाँ जी, तो यहाँ पर उसने बोला है कि कार्बन के सेकंड ग्रुप, अब यहाँ पर उसने कार्बन का सेकंड ग्रुप बोला है। आपके लिए कार्बन का क्वेश्चन पेपर के अंदर भाई किसी भी ग्रुप का वो पूछ सकता है कि हाँ भाई कार्बन का थर्ड ग्रुप, कार्बन का फोर्थ, कार्बन का 5 ग्रुप। अब आप समझ ही गए ना कौन सा ग्रुप, दैट इज इथेन, मिथेन, ये जो प्रॉपर सीरीज चलती है मिथ इथ वाली, तो ये सीरीज को क्या बोलते हैं भाई, कार्बन का ग्रुप। तो फर्स्ट ग्रुप क्या होता है बेटा हमारा मिथ, सेकंड होता है इथ, थर्ड होता है प्रोप, फोर्थ होता है ब्यूट। तो ये आपको पता ही होगा, फर्दर उन्होंने चलता रहता है। तो ग्रुप कुछ भी बोल सकता है। प्लस यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जो है, फंक्शनल ग्रुप दैट इज OH है। अब इस फंक्शनल ग्रुप जो कि एल्कोहल है, ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल लगा दिया। क्या पता ये जो एल्कोहल लगा है इन्होंने फंक्शनल ग्रुप में, अब वहाँ पर ये कुछ और भी लगा सकते हैं। सपोज एल्डिहाइड लगा दिया, कीटोन लगा दिया, ठीक है, कुछ भी लगा सकते हैं, या फिर सफिक्स वाले लगा देंगे, ब्रोमो लगा देंगे, क्लोरो लगा देंगे। वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे क्वेश्चन को किस टाइप से देना चाहते हैं। बस आपको पूरा याद रखना है किस टाइप से जो है फॉर्मूला उसका बनेगा, प्लस कार्बन के ग्रुप क्या होते हैं और फंक्शनल ग्रुप जो है क्या होते हैं। और अगर स्टिल आपको जानना है कि यहाँ पे कितने टाइप के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, कितने कार्बन ग्रुप होते हैं, तो यू कैन चेक माई वन शॉट वाली वीडियो, जहाँ पर मैंने कार्बन एंड कंपाउंड के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे करके आप जो है स्ट्रक्चर बना सकते हैं इन सारे कंपाउंड्स का। तो चलिए पहले इसका आंसर करते हैं, दैट इज कि हाँ भाई कार्बन का सेकंड ग्रुप विच इज द इथ, और यहाँ पर उन्होंने OH लगाया यानी कि एल्कोहल। और हमें पता है कि जब कभी भी इथ के अंदर OH लगता है दैट इज द एल्कोहल, तो उसके लगता है पीछे OL, यानी कि OH लग रहा है तो OL पीछे लगेगा पूरे नाम, यानी कि वो बनेगा हमारा इथेनॉल। ई हट जाएगा इथेन का, ई हटा के लगा देंगे OL विच इज द इथेनॉल। और इथेनॉल का स्ट्रक्चर क्या होगा भाई, देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, दैट इज द सेकंड मेंबर ऑफ द एल्कोहल, the second member of the alcohol functional group that is this ethanol का functional group लिख दिया, इथेनॉल का स्ट्रक्चर लिख दिया, that is the C2H5OH। हमें पता है कि भाई जब कभी भी हमारे सेकेंड फंक्शनल ग्रुप है इथेन, तो उसके अंदर 2 जो है कार्बन होते हैं, 2 कार्बन होंगे, ठीक है, एक के साथ तो 3H आ जाएंगे, बट एक के साथ जो है 3H ना आके एक जगह OH आ जाएगा। अब चाहे आप ऐसे बनाए, चाहे आप इसके फॉर्मूला बेस पे लिख दें, आंसर जो है आपका करेक्ट ही होगा। अब उसके अलावा जो है यहाँ पे इथेनॉल पूछा था, आप बना के दिखा सकते हैं, आप फॉर्मूला लिख सकते हैं और आप इसका नाम भी लिख सकते हैं। एंड इट विल डिपेंड कि आपके क्वेश्चन में जो है क्या पूछा है और क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को और ज़्यादा मॉडिफाइड नहीं कर सकता, बस सिंपल इज दैट कि हाँ भाई वो फंक्शनल ग्रुप चेंज कर सकता है और उसका ग्रुप जो है चेंज कर सकता है, या फिर आपको बोल सकता है कि आप स्ट्रक्चर बनाकर इसको दिखाओ। उससे ज़्यादा कोई वैरायटी इसके अंदर नहीं है। अगर आपको प्रॉपर अच्छे से पता है कैसे बनता है, कैसे कैसे नाम होते हैं, नॉमेनक्लेचर क्या है और कैसे करके फंक्शनल ग्रुप जो है उनके वजह से नाम जो चेंज होते हैं, तो बड़े ही आराम से आप सारे क्वेश्चन जो इसे कर सकते हैं। और कुछ आता भी नहीं है कार्बोनेट कंपाउंड से, ज़्यादा से ज़्यादा आती है कार्बन की प्रॉपर्टीज़, कैटेनेशन, टेट्रावैलेंसी वाली, तो वो भी मैंने करवाई थी। अगर आपको नहीं देखा तो आपने प्रीवियस ईयर वाली जो सीरीज थी इससे पहले मैंने वहाँ पर वो क्वेश्चंस करवाया, तो आप देख लेना कि हमें और किस टाइप से इस चैप्टर में से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन द हायर एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एक्ट ऑन द ऑक्सीजन एट द हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब उसने बोला है कि भाई जब कभी भी एटमॉस्फेयर के अंदर जो UV रेज होती हैं, अगर वो हमारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के ऊपर पड़े, यानी कि O2 के मॉलिक्यूल पे, तो भाई O2 के साथ क्या होगा। सिंपल इज दैट ना, जब कभी भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पड़ती है O2 पे, तो जो हमारा मॉलिक्यूल है O का वो ब्रेक हो जाएगा। अब ब्रेक कैसे होगा, जो O2 है वो कन्वर्ट हो जाएगा OO में, सिंपल इज दैट। और क्योंकि अब वो OO में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सिंगल जो वेकेंट ऑक्सीजन का एटम है वो क्या करेगा, वो किसी O2 के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइंड हो जाएगा और कंबाइंड होकर क्या बना लेगा O3 विच इज़ दी ओजोन, ठीक है। अब वो ओजोन लेयर के अंदर जाके जो है चला जाएगा और वो जो है ओजोन लेयर को बनाता रहेगा। तो जब कभी भी ऑक्सीजन पे UV रेस पड़ेगी तो वो जो है डिवाइड हो जाएगा 2 O के
मॉलिक्यूल में, और जो कि O का मॉलिक्यूल फर्दर O3 बना लेगा और ओजोन के अंदर जाके शिफ्ट हो जाएगा। अब देखते हैं इसका रिप्रेजेंट कैसे करना है आंसर को। दैट इज द हायर एनर्जी यूवी रेज रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन स्प्लिट द ऑक्सीजन गैस इनटू द ऑक्सीजन एटम्स। एज आई टोल्ड यू कि भाई जो हमारा O2 है वो जो है यूवी रेस के अंदर भाई O+O के अंदर जो है चेंज हो जाता है। सिंपल इज दैट। अब क्योंकि ये O+O में चेंज हो जाता है तो इसका जो O है ये अगेन किसका रिएक्ट करेगा, O2 के साथ। इट विल गिव अस दी O3 जो कि एक ओजोन है, जो कि ओजोन लेयर के अंदर जाके चला जाएगा। सिंपल इज दैट। द फ्री ऑक्सीजन का एटम जो है दस प्रोड्यूस रिएक्ट विद द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू फॉर्म द ओजोन मॉलिक्यूल, और वो ओजोन लेयर के अंदर जाके बन जाएगा। इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन के बारे में नहीं आता, वो भी जस्ट सडनली इसको पूछ लिया है। चांसेस है कि इस बार पूछे हुए कुछ पहले कभी 5 साल पहले पूछा गया था प्रीवियस ईयर के अंदर, तो क्या पता दोबारा से ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट था तो मैंने सोचा इसको करवा देते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दैट इज इन अ फूड चेन इफ 10,000 जूल्स ऑफ द एनर्जी इज अवेलेबल टू प्रोड्यूस टू द प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर के पास है 10,000 की एनर्जी। सिंपल। अब उसने बोला हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू द सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टू ट्रांसफर इट टू द टर्शियरी कंज्यूमर। दैट मीन्स प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी से टर्शरी, सेकेंडरी से टर्शरी पे कितनी एनर्जी जो है जाएगी। तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे कितनी एनर्जी जाएगी। सिंपल इज दैट ना भाई 10,000 थी किसके पास, प्रोड्यूसर के पास थी नहीं, प्रोड्यूसर ने ली। ठीक है। अब क्योंकि मुझे पता है कि अगर 10,000 एनर्जी है और प्रोड्यूसर को उसको गेन करना है जो कि हमारा फर्स्ट यानी कि प्राइमरी लेवल होगा, तो भाई क्या करेगा वो उसमें से कुछ 100% जो है, ठीक है 1% रूल में जाती है ना, सिंपल 1% का जो एनर्जी है 100% जो बाकी सारे डिडक्ट हो जाएगी, 99% डिडक्ट हो जाएगी। उस 100% में सिर्फ और सिर्फ 1% एनर्जी जो है उस प्लांट के अंदर जाएगी जो कि उसको मिली है 10,000 से। अब 10,000 का 1% विच इज़ दी 100 जूल। सिंपल इज दैट। 10,000 का 1% क्या होगा भाई 100 जूल। अब वो जो 100 जूल है वो जाएगा भाई किसके अंदर, सेकेंडरी लेवल के अंदर। सेकेंडरी लेवल में भी जाएगा 10% रूल्स है, हमें पता है 10% रूल जो है फॉलो करता है सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर ही, जो है जो एनर्जी वो बाहर एनवायरनमेंट से लेता है वो लेता है 1% में, बाकी सब 10% रूल से जाते हैं। तो अगर 100% एनर्जी थी प्रोड्यूसर के पास यानी कि प्राइमरी लेवल पे, तो सेकेंडरी पे कितनी जाएगी, विच इज़ दी 10% डिडक्ट कर देगा यानी कि सिर्फ और सिर्फ 10 जूल। और टर्शरी पे कितना जाएगा 0.1 जूल। तो ऐसे करके जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा, एक बार इसका चार्ट देख लेते हैं बड़ी जल्दी से। ठीक है, दिस इज दी 10,000 जूल, और 10,000 जूल का जो है सिर्फ 1% जाएगा हमारे प्रोड्यूसर के पास विच इज़ दी 100 जूल्स, एंड 100 जूल से प्राइमरी कंज्यूमर के पास 10 जूल, 10 जूल से सेकेंडरी के पास 1 एंड टर्शरी के पास 0.1। एज आई टोल्ड यू कि हाँ भाई ऐसे ऐसे करके जो है चल हमारे पास जो है एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। पहले जो है प्रोड्यूसर के पास 1% एनर्जी ट्रांसफ़र होगी एनवायरनमेंट से जो उसको मिलेगी, बाकी फिर 10% रूल से जो है चलती रहती है। और अगर आगे जो है 4th लेवल जो आएगा इसका, उसके पास जाएगी 0.01 जूल। ऐसे करके फर्दर चलती रहेगी जो हमारा जो होता है मेन ट्रॉपिक लेवल होता है, हायर ट्रॉपिक लेवल जो होता है वो उसके अंदर। अब बेटा इस क्वेश्चन के अंदर 10,000 जूल दी थी, अब इसके जगह वो 10,000 करके 20,000 कर सकता है। तो सिंपल 200 फिर 20 फिर 0.2 ऐसे करके जाएगी। दैट विल डिपेंड कि वो नंबर कौन सा दे, वो डिपेंड कर सकता है। और आंसर जो है सेम ही आएगा, प्लस आपको इसके अंदर कैलकुलेशन भी करके दिखानी पड़ेगी, बिना कैलकुलेशन के आप उसको दिखा नहीं सकते हो। सिंपल इज दैट। प्रोड्यूसर है एनर्जी अवेलेबल कितनी है 10,000 जूल की। सेकंड एनर्जी ट्रांसफर टू प्रोड्यूस दैट इज द 1%। अब 1% ट्रांसफर हो गया दैट इज द 100 कट गया विच इज द 100 जूल। प्राइमरी कंज्यूमर के पास कितनी जाएगी 10% रोल से विच इज द 10 जूल। सेकेंडरी के पास जाएगी 1 एंड टर्शरी के पास जाएगी 0.1। आपको प्रॉपर दिखाना पड़ेगा कैसे करके जाएगी। सिंपल आप बना नहीं सकते, अगर 1 मार्क में सिंपल आप बना सकते हैं, बट अगर 3 मार्कर है जो कि क्वेश्चन 3 मार्क में था तो आपको प्रॉपर दिखानी पड़ेगी कैसे कैसे करके जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं हमारे, विच इज एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू द थर्ड पीरियड एंड द ग्रुप इज 17। ठीक है, थर्ड पीरियड में है और ग्रुप उसका क्या है बेटा 17 है। तो उसने मुझे बोला कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ और उसकी वैलेंसी बताओ, और अपना आंसर को जो है रीज़न के साथ जस्टिफाई भी मुझे करना है। दैट मीन्स मुझे इसके अंदर क्या करना है कि भाई मुझे उसकी वैलेंसी निकालनी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे ही आ जाएगी मुझे पता है उसकी वैलेंसी, वहीं से जो है मैं आराम से बता सकती हूँ। सिंपल इज दैट। और क्यों है इसका जो ग्रुप 17 क्यों है और इसकी जो पीरियड है वो थर्ड क्यों है, वो भी मुझे इसका रीज़न देना
पड़ेगा। तो सिंपल रिजल्ट, पहले हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, फिर इसका आंसर देते हैं। सबसे पहले एलिमेंट एक्स था, वो था हमारा पीरियड थर्ड एंड ग्रुप था 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की विच इज़ दी 287, राइट, विच इज़ दी 287। सिंपल सी बात है, के एल एम से करें 287 आ गई। अब हमें पता है कि भाई जो हमारा लास्ट का जो नंबर होता है उसके वजह से वो उसी ग्रुप के अंदर रहता है, दैट इज 17। तो मैं सिंपल यहाँ से ही बता सकती थी कि भाई इसकी जो है लास्ट जो नंबर होगा उसके अंदर क्या होगा 7, प्लस ये थर्ड पीरियड में, दैट मीन इसके अंदर से 3 और 3 ही शेल्स जो है आएंगी, विच इज के एल एन एम, 3 ही शेल इसके अंदर इन्वॉल्व होगी। प्लस इसकी वैलेंसी होगा भाई 1, बिकॉज ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी को ना देकर एक इलेक्ट्रॉन जो है लेना पसंद करेगा ताकि वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए, विच इज़ दी 1। तो वैलेंसी हो गई इसकी 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख दी है, ये आपको बताना था और रीज़न मैंने बता दिया कि हाँ भाई ये थर्ड ग्रुप का क्यों है, बिकॉज इसके पास ये 3 ही शेल है, ठीक है। और इसका 17 ग्रुप नंबर थर्ड पीरियड का बिकॉज 3 ही शेल है, और 17 ग्रुप का क्यों है, बिकॉज इसका लास्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 7, ठीक है। उसी पर डिपेंड करता है भाई हमारा कि किस ग्रुप के अंदर वो एलिमेंट या किस ग्रुप के अंदर वो एटम प्रेजेंट होगा। आई होप दिस इज क्लियर। और इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन को वेरिएंट कर सकते हैं भाई, 17 ना देखकर कोई सा भी नंबर आपसे पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना पूछकर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दी जाएगी और आपसे पूछेंगे कि बताओ अब इसका ग्रुप क्या है और पीरियड क्या है, दैट विल डिपेंड, ठीक है। और या फिर पूछ सकते हैं कि हाँ भाई इसके साथ साथ आपको 2-3 एलिमेंट जो है और दे देंगे और पूछेंगे कि कौन सा एलिमेंट जो है इससे सिमिलर होगा। सिंपल दैट, वो अगेन डिपेंड करेगा उसके वैलेंसीज पर, जिसकी वैलेंसीज उसके साथ सिमिलर होगी वो उसी पर डिपेंड करेगा। इससे ज़्यादा और कोई भी वैरायटी इस क्वेश्चन के अंदर नहीं सकती। बकर अगर आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, उससे वैलेंसी पर, उसके एटम के पीरियड्स पे और ग्रुप के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, प्लस साइज़ पे क्या फ़र्क पड़ता है, रेडियस पे क्या फ़र्क पड़ता है, प्लस वैलेंसी जो इस पे डिपेंड करती है, लेफ्ट टू राइट जाने पे एंड डाउन जाने पे, डाउन टू द ग्रुप जाने पे क्या क्या डिपेंड होता है, ये सारी चीज़ें अगर आपने पढ़ ली है उस चैप्टर से तो बड़े ही आराम से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। बिकॉज ये क्वेश्चन जो है वो ऐसे ही आते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। आपको कुछ दिया होगा, आप उसको अप्लाई करोगे तो ये आपका जो है आंसर बड़े ही आराम से आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हाँ जी, which is state the role of the placenta in the development of the embryo and what happen when the egg is not fertilized। इसने बोला है कि भाई हमें रोल बताना है प्लेसेंटा का, ठीक है। प्लेसेंटा अब क्या होती है, पहली बात तो ये, जब कभी भी भाई हमारा बेबी बोर्न हो रहा होता है तो वहाँ पर एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू जो है डेवलप्ड होता है वुम्ब के अंदर ही, मदर के ब्लड के साथ, जिसके अंदर जो है बेबी के सेल्स होते हैं, बेबी टिश्यू होता है वहाँ पर, और मदर का ब्लड। अब वो दोनों मिलकर जो है एक स्पेशलाइज सेल या स्पेशलाइज टिश्यू जो है बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा, ठीक है। और ये जो प्लेसेंटा होती है बेटा काम करती है जितना भी वेस्ट एक जो बेबी होता है, जो वुम्ब के अंदर होता है, वो प्रोड्यूस करता है, वो जो है वेस्ट जो है निकालती है उस बेबी से प्लेसेंटा, और वो दे देती है मदर के ब्लड में, क्योंकि मदर का ब्लड तो जो प्योरीफाई हो सकता है, और जितनी भी ऑक्सीजन या न्यूट्रिशन जो मदर की बॉडी से उस न्यू बॉर्न बेबी या फिर फीटस में जाता है, उस एम्ब्रियो में जाता है, तो वही प्लेसेंटा की हेल्प से जाता है। दैट मीन्स मैं कह सकती हूँ कि जितना भी एक्सचेंज हो रहा होता है न्यूट्रिशन का एंड दी वेस्ट प्रोडक्ट जो कि जा रहे होते हैं हमारे वुम्ब से, यानी कि फीटस से मदर के पास, और या फिर जितने भी न्यूट्रिशन जो कि मदर से जा रहे होते हैं फीटस के पास, वो जाते हैं हमारे अम्बिलिकल यानी कि प्लेसेंटा के वजह से। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे प्लेसेंटा बेबी के अंदर जो है। अगर कभी प्रेगनेंसी बोले तो प्रेगनेंसी के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो निभाती है हमारी प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा के बारे में एक बार देख लेते हैं इसका आंसर, विच इज़ रोल ऑफ द प्लेसेंटा आफ्टर इम्प्लांटेशन। जब इम्प्लांटेशन हो जाता है दैट मीन जो है जाइगोट है वो जो है यूट्रीन वॉल के अंदर एम्बेडेड हो चुका है, उसी को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और क्योंकि वो वहाँ पर इम्प्लांट हो गया तभी वो जो है भाई बनना स्टार्ट करेगा, अपने आप को डिवाइड करेगा, और डिवाइड करते करते ही जो है वो डेवलप्ड होगा। और उसी डेवलपमेंट के अंदर ही सबसे पहला डेवलपमेंट होता है हमारे प्लेसेंटा का। टिश्यू डेवलप, एक स्पेशल टिश्यू डेवलप होता है बिटवीन द यूट्रस वॉल एंड द एम्ब्रियो कॉल्ड द प्लेसेंटा, which exchange the nutrition, oxygen and waste product between the embryo and the mother takes place through the placenta। जितना भी न्यूट्रिशन या फिर वेस्ट होता है, ऑक्सीजन वगैरह, ये सब जो है प्लेसेंटा के थ्रू ही एक बेबी के अंदर यानी कि फीटस के अंदर एंड बेबी जितना वेस्ट होता है वो मदर की बॉडी के अंदर प्लेसेंटा की हेल्प से ही जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट,
which is what happens when the egg is not fertilized. भाई जब एग फर्टिलाइज नहीं होता तो क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन ना। जब एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो जो एग है वो बड़े ही आराम से बॉडी से बाहर आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग, इन द फॉर्म ऑफ द ब्लड, अलॉन्ग विद द यूट्रीन वॉल जो है वो शेड आउट हो जाता है बॉडी से, और उसी को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो एक बार इसको देख लेते हैं। दैट इज इफ द एग डज नॉट गेट फर्टिलाइज्ड ड्यू टू द नॉन availability of the sperm in the female body, then the thick and the soft inner lining of the uterus along with the blood vessels and the dead egg come out of the vagina in the form of the bleeding। इसको हम बोलते हैं हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर मेंस्ट्रुएशन, जो कि हर मंथ होता है। ठीक है, ये तो हो गया भाई वो प्रोसेस है कि हाँ भाई जब कभी फर्टिलाइजेशन होकर नहीं होगी तो क्या होगा, सिंपल इज दैट। अब इसके अलावा भाई इसका और भी आंसर हो सकता है, दैट इज कि क्वेश्चन हो सकता है दैट इज कि भाई अगर वो क्या डायरेक्ट वो पूछ लेगा कि हाँ भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, या फिर अगर कभी ऐसा हुआ कि हाँ भाई फर्टिलाइजेशन जो है हुई थी बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न जो है मेंस्ट्रुएशन जो है फर्टिलाइजेशन जो है बेबी जो है डेवलप नहीं हो पाया, तो क्या होगा भाई, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुई थी, ठीक है, यानी कि जाइगोट बना था बट क्योंकि वो डेवलप नहीं हो पाया तो भी वहाँ पर क्या ब्लीडिंग जो है देखने को मिलेगी। या फिर कभी ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो ब्लीडिंग देखने को मिलती है क्या वो मेंस्ट्रुएशन होता है। या तो आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन आपके लिए, या फिर शायद ना आए, बट या तो इसे डायरेक्ट पूछेगा क्या व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, या फिर अगर फर्टिलाइज नहीं होगा एग तो क्या होगा। ठीक है, आई होप दिस इज द टाइप के यहाँ पे जो आपके एग्जाम्स के अंदर आ सकते हैं, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछेगा। प्लेसेंटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसका रोल अक्सर पूछा जाता है, प्लस कभी कभी पूछा था कि प्लेसेंटा का वर्किंग क्या होता है, क्या फिर कैसे डेवलप्ड वो होती है। तो आपको ये सब कुछ जो है याद करना पड़ेगा कि यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमेशा आता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन आंसर्स। अब मैं कल दोबारा से लेके आने वाली हूँ आपके लिए, आपके प्रीवियस ईयर में बताने वाली हूँ अगेन आपको कि हाँ भाई क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस बार भी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट सीरीज के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर ऑल एंड बाय बाय।